Hello friends, today we'll see chapter number 10th of class 8th science, that is reaching the age of adolescence. एडोसेंस क्या है, ये एज कब होती है, कितने से कितने हमारी उम्र में एडोसेंस कहा जाता है, किस एज को, ये आज हम इसमें देखेंगे और इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, कह सकते हैं हम। तो यहाँ क्या क्या होता है वो देखेंगे हम एडोसेंस में। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि एनिमल के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है, तो यहाँ एक बात है कि कभी भी आपको रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करनी है तो एक पर्टिकुलर एज होती है, ग्रोइंग अप की एक सर्टेन एज होती है, ह्यूमन बींग्स में कह दो या एनिमल्स के अंदर कह दो, तभी आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और ह्यूमंस जब रिप्रोड्यूस करते हैं उस सर्टेन एज में, तो उस एज को क्या कहते हैं या वो क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि चेंजेस किस तरह से होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जब पर्सन जो है कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। चैप्टर 9 में जैसे हमने देखा था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे रोल क्या है हार्मोन्स के, वो किस तरह से हार्मोन्स प्ले करते हैं अपने रोल्स को एक चाइल्ड को ग्रो करने के लिए इनटू एन एडल्ट। एडोसेंस और प्यूबर्टी क्या होता है वो हम देखेंगे आज। सबसे पहले यहाँ पर हमें बताया कि बूजो अपना सेलिब्रेट कर रहा है 12th बर्थडे और उसके सारे फ्रेंड्स जो हैं जब जाते हैं तो बूजो एंड पहली जो है वो चैटिंग कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ में। पहली स्टडी करती है सारी गर्ल्स के साथ, मतलब पहली गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है। वेल उसने एकदम हंसी स्टार्ट की है, दैट इज शी स्टार्टेड लाफिंग। और वो बताती है कि बूजो के जो सारे स्कूल फ्रेंड्स थे वो इतने सालों बाद जब बूजो से मिले तो उसके बाद उन्होंने देखा कि उनमें सडन उनके हाइट के अंदर उसे सडनली एकदम ग्रोथ दिखाई दिया है। तो शी वॉज लाइक लाफिंग कि इतनी हाइट सडन चेंज हुआ है हाइट में, वो बहुत ही फनी उसे लगा और इसलिए वो लाफ कर रही थी। तो उनकी मदर ने उसे एक्सप्लेन किया कि बॉयज जो है वो अब ग्रोन अप हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। ग्रोथ जो है वो बिगिन होती है डे 1 से, जब हम बॉर्न करते हैं उसके बाद। और ये एज जो है हमारी जब तक क्रॉस करते हैं 10 और 11, तब तक ये जो है हमारी क्रॉसिंग एज जिसे कहा जाता है। और उसके बाद में हमारे अंदर सडन स्प्रूट होता है, हमारी ग्रोथ के अंदर सडन चेंज होता है जो बहुत ही नोटिसेबल होता है, जो आपको इजीली दिखाई देगा इस तरह का चेंज। और ये जो चेंज होता है हमारी बॉडी पार्ट के अंदर, उसी को हम कहते हैं कि ग्रोन अप होना या ग्रोइंग अप होना। और ये इंडिकेट करता है कि हम जो है वो लॉन्गर चाइल्ड अब नहीं रहे, मतलब हम अब बच्चे नहीं रहे हैं। और ये हमें बता रहा है कि हम एडल्ट की तरफ मूव करने लगे हैं या एडल्ट होने लगे हैं, या अब हम एडल्ट हो चुके हैं। ग्रोइंग अप ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये जो पीरियड ऑफ लाइफ होता है जिसमें बॉडी जो है अंडरगो चेंजेस को फेस करती है और लीड करती है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को, और इसी को कहते हैं एडोसेंस। एडोसेंस बिगिन होता है अराउंड 11 और लास्ट होता है अप टू 18 to 19 ईयर आपका एडोसेंस पीरियड रहता है। सिंस ये पीरियड को हम टीन्स कहते हैं या टीनेजर्स जो हम होते हैं, टीनेजर्स जो हम कहते हैं वो टीनेजर्स एडोसेंस पीरियड में ही होते हैं। 13 to 18 या 19 ईयर्स ऑफ एज को टीन्स कहते हैं। एडोसेंस को टीनेजर्स भी कहते हैं, जैसा मैंने पहले बताया आपको। गर्ल्स में एडोसेंस जो है वो बिगिन होता है 2 से 3 साल पहले, 1 या 2 साल पहले हो जाता है एज कम्पेयर टू बॉयज। और ये पीरियड जो होता है एडोसेंस का वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ह्यूमन बॉडी जो है अंडरगो सेवरल चेंजेस को फेस करती है एडोसेंस के पीरियड में, और ये जो चेंजेस होते हैं जिन्हें मार्क करते हैं और उसे मार्क ऑफ ऑनसेट जो होता है उसे प्यूबर्टी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो है जो प्यूबर्टी को मार्क करता है बॉयज और गर्ल्स में, तो वो बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। जब वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाए, दैट इज द मार्क ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एंड होता है जब एडोसेंट रीच करता है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को। यहाँ पर हमें दिया है चेंजेस क्या क्या आते हैं प्यूबर्टी में। तो इंक्रीज इन हाइट, मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज देखें ड्यूरिंग प्यूबर्टी तो सडन इंक्रीज हो जाता है हाइट के अंदर। और इस टाइम पे लॉन्ग बोन्स जो होती हैं वो बोन्स जो है वो आर्म्स और लेग्स की जो है वो एलोंगेट होने लगती हैं और इसीलिए पर्सन को वो टॉल दिखाती हैं, पर्सन को टॉल कर देती हैं। कह सकते हैं कि पर्सन हमें टॉल दिखने लगता है। एक्टिविटी 10.1 में हमें एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें एवरेज रेट ग्रोथ दिया है, हाइट ग्रोथ रेट दिया है हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का उनकी एज के साथ में। और फिगर जो है कॉलम 2 और 3 में वो बता रही है परसेंटेज ऑफ हाइट अ पर्सन हैज रीच एट द एज गिवन इन द कॉलम 1।
ठीक है। तो उस एज में कितनी होनी चाहिए हाइट, ये हमें बता रहा है ये टेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर एज 11 है एक बॉय की तो वो रीच करता है 81% ऑफ हिज प्रोबेबल फुल हाइट, while अगर गर्ल है तो उसने 88% ऑफ हर फुल हाइट को रीच करना चाहिए। और ये फिगर्स ओनली रिप्रेजेंटेटिव है हमारे लिए, और ये इंडिविजुअल वेरिएशंस को ऑकर हो सकती हैं या वेरिएशंस इसमें दिख सकते हैं आपको। इस टेबल को आप यूज कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और वर्कआउट कर सकते हैं कि वो कितने टॉल हैं या कितने शॉर्ट हैं उनकी एज के हिसाब से। जैसे हमें यहाँ पर दिया हुआ है टॉलेस्ट और कितने शॉर्टेस्ट होंगे आपकी क्लास में। आप क्लास में इस चीज को एक्टिविटी को परफॉर्म करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमें एज दिया है ईयर्स के अंदर, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट दी है बॉयज और गर्ल्स की। 8 ईयर्स अगर आपकी एज है तो बॉयज की हाइट शुड बी फॉर 72%, while गर्ल्स इज 77% ऑफ द टोटल हाइट। इस तरह से सारा ग्रोथ हमें दिया हुआ है। 18th की एज में आपकी हाइट 100% हो जाती है, उससे ज्यादा अब इसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। कैलकुलेशन अगर हम करें फुल हाइट का तो ये फॉर्मूला हमें दिया है, दैट इज प्रेजेंट हाइट अपॉन परसेंट ऑफ फुल हाइट एट दिस एज इनटू 100। तो ये आपको बता देगा फुल हाइट का आपका कैलकुलेशन कि आपकी फुल हाइट कितनी है। अगर बॉय है 9 ईयर्स ओल्ड का और उसकी हाइट जो 120 सेंटीमीटर टॉल है, तो एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड वो 120/75 इंटू 100 अगर हम करते हैं तो 160 सेंटीमीटर टॉल आपको वो बॉय दिखेगा या उसकी हाइट होनी चाहिए। एक्टिविटी 10.2 में हमें एक डाटा दिया है एक्टिविटी 10.1 से लिया हुआ, और उसके ऊपर से हमने ग्राफ को ड्रॉ किया है। एज ली है एक्स एक्सिस पे, परसेंट दिया हुआ है ग्रोथ का, हाइट का वाई एक्सिस पे, और हाईलाइट की है पॉइंट को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज को उस ग्राफ पे। अब हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है हाइट का जो ऑलरेडी रीच हो चुके हैं, और कैलकुलेट करना है हाइट को जो इवेंचुअली रीच किए हैं। टैली करना है दोनों ग्राफों को। यहाँ पर जैसे हमें दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ फुल हाइट दी हुई है, यहाँ पे एज ऑफ ईयर्स दिया हुआ है। बॉयज के लिए रेड लाइन है, गर्ल्स के लिए ब्लू लाइन हमें बताई हुई है। तो 8 की एज पे हमें जैसे ऊपर बताया हुआ था कि बॉयज का 72 होना चाहिए, गर्ल्स का 78 होना चाहिए, 77% होना चाहिए। इस तरह से पूरा ग्राफ हमने बनाया है, किस तरह से होता है ग्राफ परसेंटेज ऑफ हाइट का एज के हिसाब से। इनिशियली गर्ल्स जो है वो फास्टर ग्रो करती है एज कम्पेयर टू बॉयज, बट अबाउट 18 ईयर्स की एज पे जब आते हैं तो बोथ जो है वो मैक्सिमम हाइट को रीच कर लेते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ जो है हाइट के अंदर देखा जाए हाइट का तो वेरी होता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स को। कुछ जो है किसी के अंदर आपको सडन ग्रो दिखेगा प्यूबर्टी पे, पर किसी में बहुत ही कम या धीरे धीरे दिखेगा, पर जो है वो ग्रेजुअली ग्रो करने लगते हैं। कोई आपको बहुत फास्ट ग्रो करते हुए दिखेंगे, कोई बहुत ही स्लो ग्रो करते हुए दिखेंगे। यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है जैसे कि हम बता सकते हैं पहली जैसे इस चीज की चिंता कर रही है कि उनकी हाइट कब बढ़ेगी, उसकी हाइट कैसे बढ़ सकती है, कैसे होगा, तो यहाँ पर पहली को वरी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के वो ग्रो करते हैं सेम रेट से। समटाइम्स हमारे आर्म और लेग्स या हैंड्स जो हैं या फीट जो हैं एल्डोसन्स के वो ओवरसाइज हो जाते हैं और आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाते हैं बॉडी के कंपैरिजन में, बट सून अदर पार्ट जो है वो कैचअप कर लेते हैं और रिजल्ट को प्रोपोर्शनेट बॉडी में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने ये चीज भी नोटिस की होगी कि हाइट ऑफ इंडिविजुअल जो है वो मोर और लेस हो सकती है सो दैट ऑफ सेम फैमिली मेंबर। अगर आपके सेम फैमिली मेंबर्स है तो हो सकता है कि फैमिली में आपके सारे लोग टॉल हैं, लेकिन फैमिली में कोई बच्चा अगर जन्मा है तो वो जब बड़ा होगा तो जरूरी नहीं कि उसकी हाइट भी टॉल ही हो सकता है कि वो शॉर्ट हाइट वाला हो जाए। तो ये चीज हो सकती है, और ये इसलिए होता है क्योंकि हाइट जो है वो डिपेंड करती है जीन्स के ऊपर जो इनहेरिट होते हैं हमें पेरेंट्स से। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें ईट करना चाहिए राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग ग्रोइंग ईयर्स, क्योंकि हम जब बढ़ रहे हैं बढ़ती उम्र में हमें राइट काइंड ऑफ फूड को अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, और इसके कारण आपके बोन्स, मसल्स और अदर बॉडी पार्ट जो है वो भी एडुकेट नरिशमेंट के साथ में ग्रो करेंगे। और इसीलिए न्यूट्रिशनल लीड जो है एडोसेंस में वो बहुत ही जरूरी होती है। चेंजेस क्या आते हैं बॉडी शेप में, तो आपने कभी नोटिस किया हो कि बॉयज जो है उनके बॉर्डर शोल्डर्स जो होते हैं वो बहुत ही ब्रॉडर होते हैं, वाइडर चेस्ट होते हैं। अगर बॉयज में ही कंपेयर करें छोटे और बड़े बॉयज से, बड़ी क्लास के बॉयज से और छोटे क्लास के बॉयज से, तो भी आपको उसमें डिफरेंस दिखेगा। छोटे क्लास के बॉयज जो है उनका जो ब्रॉडर शोल्डर्स होंगे, वाइडर चेस्ट होंगे एज कम्पेयर टू जूनियर क्लासेस बॉयज। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही वो एज ऑफ प्यूबर्टी में जाते हैं तो शोल्डर्स जो है जनरली ब्रॉडन होने लगते हैं, और इसी का मतलब होता है कि वो ग्रोथ पीरियड में आ गए हैं। गर्ल्स में देखें तो रीजन जो वेस्ट के नीचे का होता है
बिलो द वेस्ट होता है वो वाइडर होने लगता है। बॉयज में देखें तो मसल ऑफ द बॉडी जो है वो ग्रो करती है मोर प्रोमिनेंटली एज कंपेयर टू गर्ल्स, और इसी के कारण चेंजेस ऑकर होते हैं एल्डोसेंट में बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंट। वॉइस चेंज की बात करें तो जैसे हम नोटिस कर सकते हैं कि समटाइम्स वॉइस जो होती है वॉइस की, आपके क्लास के वॉइस की भी आप देख सकते हैं कि जो वॉइस है उसमें आपको एक स्ट्रांगनेस जिसको कहते हैं हम वो देखने को मिलेगा। तो प्यूबर्टी में वॉइस बॉक्स जो होता है जिसे हम लिरिक्स कहते हैं वो भी ग्रो होने लगता है और बॉयज डेवलप करते हैं लार्जर वॉइस बॉक्स को, और ग्रोइंग वॉइस बॉक्स जो है इन बॉयज में, तो इसी के कारण प्रोड्यूसिंग पार्ट हो जाता है आपके थ्रोट का जिसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं, जो आपको लड़कों में देखने को मिलेगा खास करके। ये जो हमें यहाँ पर दिखा है एडम्स एप्पल। इन गर्ल्स लिरिक्स जो है वो हार्डली विजिबल होता है आउटसाइड से बिकॉज वो बहुत ही स्मॉल साइज का होता है। जनरली गर्ल्स जो है उनका पिच जो होता है वो हाई होता है, पिच वॉइस जो होती है काफी हाई होती है, जहां पर बॉयज से कंपेयर करें तो बॉय की डीप वॉइस होती है। एल्डोसेंस में बॉयज का देखा जाए तो समटाइम्स उनकी मसल्स जो हैं ग्रोइंग वॉइस बॉक्स की वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और वॉइस बहुत ही हॉर्स हो जाती है, और इस स्टेट को हम कहते हैं, ये अगर स्टेट आपको फ्यू डेज के लिए रिमेन रहा या वीक्स के लिए रिमेन रहा तो आपकी वॉइस जो है वो नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद में कुछ समय के लिए ये रहता है फॉर फ्यू डेज और वीक्स, जैसे यहाँ पे हमें दिया है एडम्स एप्पल, जो लड़कों में खास करके देखा जाता है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड की बात करें तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी जो सिक्रीशन होता है स्वेट ग्लैंड का या सेबेशियस ग्लैंड का, जिसको ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं, वो इंक्रीज हो जाता है। और बहुत सारे यंग पीपल्स जो है उन्हें एक्ने जो है, पिंपल्स हम कह रहे हैं एक्नेज या पिंपल्स, उनके फेस पे आने लगते हैं इस समय में, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज होता है एक्टिविटी को इन ग्लैंड्स के हमारी स्किन के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन की बात करें तो जैसे 9.1 और 9.3 में हमें दिया था, प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था कि सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं ह्यूमंस में। तो प्यूबर्टी में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है जैसे टेस्टीज या पेनीज की बात करें तो वो डेवलप हो जाता है कंप्लीटली, व्हाइल टेस्टीज आल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म, और वो स्पर्म बनाने के इतना कैपेबल भी हो जाता है। गर्ल्स की बात करें तो जो ओवरीज है वो एनलार्ज हो जाती है और एक बिगिन होने लगता है मैच्योर होने के लिए। आल्सो ओवरीज जो है वो स्टार्ट करती है रिलीजिंग मैच्योर एग्स को। अब रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी की बात करें तो एल्डोसेंस जो है ये एक ऐसा पीरियड भी है जिसमें चेंज होता है पर्सन का वे ऑफ थिंकिंग। एल्डोसेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हो। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो भी यहाँ पर होता है और इसी के कारण आप स्पेंड करते हो कंसिडरेबल टाइम फॉर थिंकिंग, आप ज्यादातर सोचने लगते हो, सोचने की क्षमता जो है आपकी वो बढ़ जाती है एल्डोसेंस पीरियड में। इनफैक्ट ये बहुत ही ऑफन होता है कि टाइम ब्रेन को जो है वो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग मिल जाती है यहाँ पे, तो आपका ब्रेन बहुत सारी चीजें सोचने लगता है। समटाइम्स एल्डोसेंस जो है वो बहुत बार फील करते हैं इनसिक्योर और ट्राई करते हैं कुछ ऐसे चेंजेस को अपनी बॉडी के अंदर और माइंड के अंदर जिनकी वजह से उन्हें मतलब उन चेंजेस की वजह से उनका माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इनसिक्योर फील करते हैं। एल्डोसेंस एक लर्नर होते हैं, तो आपको एक बात याद रखनी है कि कोई उसमें इनसिक्योर फील होने की बात नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल चीज है और ये आपकी ग्रोइंग के लिए हेल्प कर रहा है। ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपकी ग्रोथ को शो कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात करें, चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था कि जैसे टेस्टीज और ओवरीज जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये प्रोड्यूस करते हैं गमेट्स को और जैसे स्पर्म और ओवा को। गर्ल्स में ब्रीस्ट जो है वो बिगिन होने लगता है डेवलप के लिए एट प्यूबरिटी, और बॉयज बिगिन होता है फेशियल हेयर की तरफ। उनके चेहरे पे हम जैसे कह सकते हैं कि फेशियल हेयर आने लगते हैं, मॉस्टिचेस आते हैं, ब्रीड होता है, और एज दिस फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम फीमेल। और यही जो फीचर्स है जो मेल को फीमेल से अलग बता रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, उन्हीं को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। बॉय के अंदर डेवलप होते हैं हेयर ऑन द चेस्ट भी, और बोथ बॉयज और गर्ल्स के अंदर हेयर ग्रो होते हैं अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन अबाउट द थाइस और द प्यूबिक रीजन। इन सब जगहों पर भी हेयर्स आने लगते हैं। चेंजेस जो ऑकर होते हैं एल्डोसेंस में वो कंट्रोल हुए जाते हैं या कंट्रोल किए जाते हैं हार्मोन्स के थ्रू। हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस होता है और ये सिक्रीशंस जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू या एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होता है। मेल हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो ये भी रिलीज होता है टेस्टीज के थ्रू ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी में, और ये कॉज करता है चेंजेस बॉयज के अंदर, जिसको हमने पहले ही पढ़ लिया है कौन से चेंजेस हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर है, उस तरह की चीजें।
प्यूबर्टी एक बार रीच हो जाए गर्ल्स के अंदर तो ओवरीज बिगेन होना लगती हैं, प्रोड्यूस करने लगती हैं फीमेल हार्मोन को, जिसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं, और जो ब्रीस्ट का डेवलपमेंट करती है। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड या मैमरी ग्लैंड जो होती है वो भी डेवलप होने लगती है ब्रेस्ट के अंदर, और प्रोडक्शन होता है या हार्मोन का अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रीट जो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। रोल ऑफ हार्मोन्स बात करें इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन में, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो रिलीज करती है हार्मोन को इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और वो रीच करवाता है उसे एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में, जिसे टारगेट साइट कहा जाता है। टारगेट साइट जो है वो रिस्पॉन्ड करती है हार्मोन को। बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या डक्टलेस ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। टेस्टिस और ओवरी सिक्रीट करती है सेक्स हार्मोन्स को, और जैसे हमने पढ़ा था कि हार्मोन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल और फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए। फर्दर सेक्स हार्मोन्स जो है अंडर कंट्रोल होते हैं हार्मोन्स के फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पिट्यूटरी सिक्रेट करती है बहुत सारे हार्मोन्स को, और उसमें से एक जो है वो ओवा होता है, उसमें से एक जो ग्लैंड है हार्मोन्स है वो ओवा को मैच्योर करता है ओवरीज के अंदर, एंड स्पर्म को फॉर्म करता है टेस्टिस के अंदर। यहाँ पे हमें एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया हुआ है जिसमें हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी सिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। इस तरह से हार्मोन जो पिट्यूटरी से निकल रहा है उससे ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्टिमुलेट हो रहे हैं, रिलीज करता है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर और रीच करता है टारगेट साइट पर, स्टिमुलेट करता है चेंजेस को बॉडी के अंदर जो हम प्यूबरिटी में देखते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज देखें अगर लाइफ इन ह्यूमंस में, तो एल्डोसेंस जो है वो कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए जब उनकी टेस्टिस और ओवरीज प्रोड्यूस करने लगती है गमेट्स को, और जो कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन होता है या प्रोडक्शन होता है गमेट्स का वो लास्ट होता है मच लॉन्गर टाइम मेल्स में एज कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल का रिप्रोडक्टिव फेज जो है लाइफ का वो बिगिन होता है, मतलब प्यूबर्टी जो है वो 10 to 12 ईयर्स में बिगिन होती है और जनरली लास्ट होती है टिल मतलब रहती है 45 to 50 ईयर्स तक। ओवा बिगिन होता है मैच्योर होने के लिए प्यूबर्टी के टाइम पे, और वन ओवम जब मैच्योर होता है तो वो रिलीज हो जाता है वन ऑफ द ओवरीज से, और वंस अबाउट 28 to 30 डेज में वो पूरी तरह से रिलीज हो जाता है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉल ऑफ यूटेरस जो होती है वो थिक हो जाती है और रिसीव करती है एग को, और इन केस कि वो अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो बिगिन होने लगता है डेवलपमेंट के लिए, और इसी को हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी है। अगर फर्टिलाइजेशन ऑकर नहीं हुआ तो एग रिलीज हो जाएगा और जो थिकन लीनिंग है यूटेरस की अलॉन्ग विद ब्लड वेसल वो शेड ऑफ हो जाएगी, और इसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगता है वुमेन्स में, जिसे मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। मेंस्ट्रुएशन का पीरियड होता है। मेंस्ट्रुएशन भी ऑकर होता है 28 या 30 डेज में एक बार, यानी कि 1 मंथ में एक बार होता है। और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है जिसमें बिगिनिंग होता है एकदम स्टार्टिंग वाला जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है प्यूबर्टी में, उसे मेनार्च कहा जाता है। और 45 to 50 इयर्स ऑफ एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है, और ये स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन को मेनोपॉज कहा जाता है। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो मे बी इरेग्युलर हो सकती है, पर उसके बाद उसे रेगुलर होने के लिए कुछ समय लगता है, जिसके बाद वो रेगुलर समय पे आने लगती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंट्रोल होती है हार्मोन्स के थ्रू। ये साइकिल में इंक्लूडिंग होता है मैच्योरेशन ऑफ एग, और ये रिलीज होता है, थिकनिंग ऑफ यूटेराइन भी इसमें होता है, यूटेराइन वॉल, और इसका ब्रेकडाउन भी होता है अगर प्रेगनेंसी ऑकर नहीं होती है तो। और इन केस ऑफ एग फर्टिलाइज हो गया है तो ये बिगिन करता है उसे डिवाइड करने के लिए, और देन गेट्स इनटू एम्बेडेड इन द यूटेरस। वो यूटेरस के अंदर चले जाता है, एम्बेडेड हो जाता है, और वहां पर उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, दैट इज प्रेगनेंसी शुरू होती है। हाउ इज सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइन? अब बेबी का सेक्स कैसे पता चलेगा, ये कैसे डिटरमाइन होता है? तो बॉय और गर्ल, कोई भी फर्टिलाइज एग जो होता है वो जाइगोट होता है, या एग को ही हम जाइगोट कहते हैं, जिसके अंदर डिटरमाइन किया जाता है सेक्स ऑफ बेबी को। ये इंस्ट्रक्शन जो है प्रेजेंट होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिसे क्रोमोसोम्स कहा जाता है फर्टिलाइज एग के अंदर जो होता है। आप चैप्टर 8 को रिकॉल कर सकते हैं जिसमें हमने क्रोमोसोम्स पढ़ा था। क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल, और जितने ह्यूमन बींग्स हैं उनको 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होती है हमारी बॉडी के अंदर इन द न्यूक्लियाई ऑफ अ सेल। 2 क्रोमोसोम्स जो हैं जिसे सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है, नेम एक्स और वाई। फीमेल के अंदर 2 होते हैं एक्स क्रोमोसोम, वाइल मेल के अंदर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं। द गमेट्स जो हैं एग और स्पर्म के, उनको 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम चाहिए होता है।
अगर फर्टिलाइज एग जो है वो ऑलवेज वन क्रोमोसोम मतलब एक्स क्रोमोसोम को लेता है, बट स्पर्म आर ऑफ टू काइंड्स, मतलब हमने पहले पढ़ा कि जो एग होता है वो उसके अंदर मतलब फीमेल के अंदर दोनों एक्स होते हैं क्रोमोसोम्स, वाइल मेल के अंदर एक्स एंड वाई होते हैं। तो फीमेल का हमेशा एक्स वाला क्रोमोसोम हमें मिलेगा क्योंकि दोनों एक्स हैं, पर मेल में मतलब स्पर्म में दो काइंड के होते हैं क्रोमोसोम, वन काइंड एक्स होता है और अदर काइंड वाई होता है। अब हमें फिगर के थ्रू पता चलेगा कि जब स्पर्म कोई एक्स क्रोमोसोम वाला फर्टिलाइज करेगा अगर एग को, तो जायगोट वुड बी ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड डेवलप इनटू फीमेल, तो फीमेल फॉर्म होगी। वाइल अगर स्पर्म जो है अगर वाई क्रोमोसोम वाला अगर एक्स क्रोमोसोम के साथ मिल रहा है फीमेल के, तो वहां पर मेल चाइल्ड का बर्थ फिक्स्ड है, जैसे यहाँ पर हमें बताया है। फीमेल के पास एक्स एक्स है, बॉय के पास मेल के पास एक्स वाई है। अगर फीमेल के एक्स के साथ बॉय का वाई वाला मिलता है तो बॉय का फॉर्मेशन होता है, वाइल फीमेल के एक्स के साथ में मेल का एक्स मिलता है तो फीमेल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज बेबी गर्ल का फॉर्मेशन होने लगता है। तो इस तरह से हमें पता है कि सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं वो फादर होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम जो फादर के होते हैं वो डिटरमाइन करता है, मेन वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स ऑफ बेबी के लिए। बिलीव कीजिए कि मदर जो है, जो बिलीव करते हैं या जो बिलीव है कि मदर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है सेक्स ऑफ बेबी के लिए, तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, बिकॉज मदर के पास तो सिंपल एक्स वाले क्रोमोसोम्स ही हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द मेल कि उनके पास कौन सा स्पर्म है और जो कौन सा क्रोमोसोम है जो फीमेल के क्रोमोसोम के साथ में मैच हो रहा है या कह सकते हैं कि फर्टिलाइज हो रहा है। हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, अब देखेंगे 10.3 में हमें बताया कि हार्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं, पिट्यूटरी स्टिमुलेट करता है टेस्टिस को एंड ओवरीज को और प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को। जैसे हमने ऑलरेडी लर्न किया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये अटैच होती है ब्रेन से। अपार्ट फ्रॉम पिट्यूटरी द टेस्टिस और ओवरीज जो है वो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड भी है जो बॉडी में, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज और एडर्नल्स जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर हमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड, पैनक्रियाज, पोजिशन ऑफ द ओवरी इन द फीमेल एंड टेस्टिस। बूजो एंड पहेली ने विजिट किया था अपनी आंट के घर को जो डॉक्टर थी, और उन्हें रिमेम्बर किया था वो बॉय का नाम जिसे काका कहा था, वो बहुत ही बिग और बल्जिंग थ्रोट वाले थे। आंटी ने कहा कि काका वो सफरिंग फ्रॉम गॉइटर, एक डिसीज है थायराइड ग्लैंड का। काका का थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करता है हार्मोन थायरॉक्सिन, और इसीलिए आंट ने कहा कि इसीलिए वो अंकल जो है वो सफ़र हो गए हैं डायबिटीज से भी, बिकॉज उनके जो पैनक्रियाज है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं इंसुलिन वाला हार्मोन सफिशिएंट क्वांटिटी में। तो बूजो एंड पहेली ने फिर उनसे आस्क किया कि एडर्नल ग्लैंड्स क्या काम आती हैं या एडर्नल ग्लैंड्स का क्या यूज है। तो उन्होंने बताया कि जो चार्ट वॉल पे टंगा हुआ था एक चार्ट, वो उन्होंने बताया आंट ने कि एडर्नल ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करती है हार्मोन को जो मेंटेन करता है करेक्ट सॉल्ट बैलेंस को हमारी ब्लड के अंदर। एडर्नल प्रोड्यूस करती है हार्मोन एड्रेनालिन, और ये हेल्प करता है बॉडी को टू एडजस्ट टू स्ट्रेस से बचने के लिए। और जो बहुत ही, जब हम एंग्री होते हैं, एम्बेरस्ड होते हैं या वरीड होते हैं, तो हमारे स्ट्रेस को एडजस्ट करने के लिए एड्रेनालिन यूज होता है। थायराइड और एड्रेनल सिक्रीट करता है अदर हार्मोन्स को, सिक्रीट करते हैं उनके हार्मोन्स को जो रिसीव करते हैं ऑर्डर्स फ्रॉम पिट्यूटरी थ्रू उनके हार्मोन्स के थ्रू। और पिट्यूटरी जो है वो सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन को, जो बहुत ही नेसेसरी होता है नॉर्मल ग्रोथ के लिए एक पर्सन के। रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स अगर हम देखें तो जैसे हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं कि लाइफ की हिस्ट्री जो है, जैसे सिल्क मोथ की या फ्रॉग की बात करें, कैटरपिलर को भी पास करना पड़ता है वेरियस स्टेजेस को टू बिकम एन एडल्ट मोथ। तो क्या क्लास 7th में जैसे पढ़ा था कि स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री जो है सिल्क मोथ की सिमिलर है, उसी तरह से टेडपोल पास थ्रू कर सर्टन स्टेजेस पास करता है, उसके बाद फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। तो चैप्टर 9 में जैसे कहा था कि ये जो चेंजेस होते हैं फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट, इसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट्स के अंदर कंट्रोल होता है इंसेक्ट हार्मोन के थ्रू। फ्रॉग के अंदर बात करें तो ये कंट्रोल होता है थायरॉक्सिन के थ्रू, और हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायराइड। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन जो है उसके लिए रिक्वायर होता है प्रेजेंस ऑफ आयोडीन वाटर के अंदर, और अगर वाटर जिसके अंदर टेडपोल्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं तो उसके अंदर सफिशिएंट आयोडीन का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो ग्रो नहीं कर पाएंगे या एडल्ट नहीं बन पाएंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग की बात करें इंडिविजुअल की, तो वो डायरेक्टली कह सकते हैं कि रिलेटेड होता है इंडिविजुअल हेल्थ से। और हमारी बॉडी को अगर हमें हेल्दी, या एवरी ह्यूमन बीइंग की बॉडी को हेल्दी रखना है हमें,
तो हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी होता है और पर्सन ने ऑब्जर्व करना चाहिए पर्सनल हाइजीन को और अंडरटेक करना चाहिए एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज को, वो बहुत ही ज़रूरी है हमारी ग्रोथ के लिए। एल्डोसेंस के थ्रू ड्यूरिंग एल्डोसेंस हम बहुत ही इसेंशियल जो चीज़ें होती है हमारी ग्रोइंग के लिए, हमारी बॉडी के ग्रोइंग के लिए, वो चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एल्डोसेंस देखेंगे हम कि एल्डोसेंस जो है एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर रैपिड ग्रोथ होता है और रैपिड डेवलपमेंट होता है बॉडी का, और इसीलिए हमारा जो डाइट है वो बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, केयरफुली प्लान होना चाहिए। हम जैसे ऑलरेडी लर्न कर चुके कि बैलेंस डाइट क्या होता है, तो बैलेंस डाइट को हम रिकॉल अगर करें तो इसका मतलब मील्स जिसके अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड क्वांटिटी में होनी चाहिए। इंडियन मील में जैसे रोटी, राइस, दाल, मतलब पल्सेस, वेजिटेबल्स की बात करें तो ये बैलेंस मील कहा जाता है। मिल्क जो है बैलेंस फूड है इटसेल्फ में ही। फ्रूट्स भी हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और इन्फेंट्स के लिए बात करें तो मदर का मिल्क जो है वो प्रोवाइड करता है सारे नरिशमेंट उसको, उस इन्फेंट को। आयरन जो है वो बिल्ड करता है ब्लड को, और आयरन रिच फूड जो है जैसे लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन गॉसबेरी, ये गुड है हमारे एल्डोसेंस एज के लिए। कुछ आइटम्स हमें हमारे लंच या डिनर में हमें चेक करना चाहिए कि क्या इनमें से हम कोई आइटम्स खाते हैं, क्या हमारा बैलेंस मील है, हम जो मील खा रहे हैं वो बैलेंस्ड है या न्यूट्रिशियस है। इसके अंदर सारी चीज़ें सीरियल्स, मिल्क, मीट, नट्स, पल्सेस, ये सारी चीज़ें आ रही है नहीं जो हमें प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या फैट प्रोवाइड करेगी। इसके अंदर हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि इसके अंदर फैट्स और शुगर्स जो हैं वो भी हैं या नहीं जो हमें एनर्जी देने वाले हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं जो प्रोटेक्टिव फूड है या नहीं, वैसी चीज़ें हमें यूज़ करनी है हमारे खाने में। चिप्स एंड पैकेट और टिन स्नैक्स बहुत ही टेस्टी वाले जो हम कह सकते हैं कि जंक फूड होता है, वैसे मील्स या इन चीज़ों को हमें रिप्लेस नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों से चिप्स और पैकेट्स वाले जो चीज़ें आती हैं उनके साथ हमें हमारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को रिप्लेस नहीं करना चाहिए। एक्टिविटी हमें यहाँ पर दी हुई है जिसमें हमें ग्रुप बनाना है अपने फ्रेंड्स के साथ में और कुछ आइटम्स को राइट डाउन करना है फूड के जो आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में लेते हैं, और आइडेंटिफाई करना है उसमें से कुछ आइटम्स को जो रिस्पॉन्सिबल है प्रॉपर ग्रोथ के लिए और कौन से फूड हैं जो जंक फूड हैं जो आप लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कुछ पिक्चर्स प्रिपेयर किए हैं, कुछ चार्ट्स और पोस्टर्स, उन्हें यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। आप एक्टिविटी कर सकते हैं इस तरह से। कौन से फूड ऐसे हैं जो आपको नरिशमेंट दे सकते हैं, जिसके अंदर बहुत ही न्यूट्रिशन फूड है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। मीट है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, मिल्क्स है, ग्रेन्स है, ये सारी चीज़ें बहुत ही न्यूट्रिशियस हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल हाइजीन की बात करें तो एवरीवन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे। दिन में एक बार हर किसी को नहाना चाहिए, बहुत नेसेसरी है टीनेजर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि वो बाहर की एक्टिविटीज़ करते हैं, गेम्स खेलते हैं, स्कूल जाना आना, ये सारी चीज़ें, तो वो कांटेक्ट में आते हैं डायरेक्टली टू द कह सकते हैं कि धूल मिट्टी डस्ट से, और इसीलिए उनके लिए दिन में एक बार नहाना बहुत ज़रूरी है। इंक्रीज एक्टिविटी की वजह से स्वेट ग्लैंड जो है वो बहुत बार फॉर्म हार्मोन स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेट को सीक्रेट करती है, जिसके कारण बहुत ही बॉडी स्मेल करने लगती है, और ऑल पार्ट्स हमारे जो बॉडी के हैं वो हमें वॉश या क्लीन करने चाहिए एवरीडे। क्लीनिनेस जो है अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो चांसेस हो सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के। गर्ल्स ने स्पेशल केयर अपनी करनी चाहिए, क्लीनिनेस करनी चाहिए जब वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के फेज में जा रही हैं, मेंस्ट्रुअल फेज में है उस समय, और उन्हें अपने ट्रैक को भी, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ट्रैक है उसे भी साफ रखना चाहिए और प्रिपेयर रखना चाहिए ऑनसेट फॉर मेंस्ट्रुएशन के लिए। फिजिकल एक्सरसाइज की बात करें तो वॉकिंग और प्लेइंग फ्रेश एयर में हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखता है। जितने यंग बॉयज और गर्ल्स हैं उन्होंने रोज वॉक करना चाहिए, डेली वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और आउटडोर्स गेम्स को स्पेशली खेलना चाहिए। से नो टू ड्रग्स। एल्डोसेंस जो है एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती है हमारी बॉडी, हमारा माइंड काफ़ी ग्रोइंग वाला होता है, नॉर्मल पार्ट जो होते हैं हमारी बॉडी के वो ग्रो करने लगते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप कंफ्यूज ना होएं, इनसिक्योर ना फील करें, और किसी भी चीज़ को कोई आपसे कुछ कह रहा है कि कोई ड्रग्स या और ऐसी कोई चीज़ आप लीजिए तो यू फील बेटर, तो इन चीज़ों के लिए आप मना कर दीजिए या से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स जो है बहुत ही एडिक्टिव चीज़ है, अगर आप उसे एक बार लेंगे तो आप एडिक्ट हो जाएंगे उस चीज़ से और आपको अगेन एंड अगेन उस चीज़ को लेने की आदत पड़ जाएगी। बट ड्रग्स जो है वो बहुत ही बुरी चीज़ होती है। आपने सुना होगा एड्स के बारे में, जो बहुत ही डेंजरस वायरस है, HIV की वजह से होता है, और ये वायरस जो है ये नॉर्मल पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन की तरफ जाता है,
ड्यूरिंग द सिरेंजेस, मतलब वो सिरेंजेस जो हम यूज करते हैं, इंजेक्शंस जो यूज करते हैं ड्रग्स के लिए, उन इंजेक्शंस के थ्रू हमारे बॉडी में जा सकता है। तो ये ट्रांसमिट होता है इन्फेंट से इन्फेंटेड मदर के थ्रू भी आ सकता है, इन्फेंट के अंदर उसके मिल्क के थ्रू। और वायरस जो है ये ट्रांसमिट होते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी विद इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने देखा कि ये सारे पॉइंट्स क्या क्या हैं, एडोलेसेंस एज क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, प्यूबर्टी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आज इस चैप्टर में कंप्लीट की हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। Thank you so much. Thanks a lot.